आधुनिक काल के पूर्व कुएं, कुंड, तालाब, पोखरे, बावली आदि पारंपरिक जल संचय के स्रोत हुआ करते थे। इन्हीं जल स्रोतों से लोग खाने पीने, नहाने धोने, कृषि कार्य करने आदि के लिए जल लिया करते थे। इन साधनों के निर्माण में लोग सामूहिक तौर पर लगते थे, क्योंकि इनसे सबका हित सत्ता था। तब मशीनें नहीं हुआ करती थीं कि वे धरती से सीधे जल निकाल सकें। हाल फिलहाल तक यानी कुछ ही दशक पहले तक लोग मशीनों का भी उपयोग इन्हीं साधनों से जल निकालकर सिंचाई आदि करने के लिए किया करते थे। पंपिंग सेट, बिजली मोटर, रहट आदि के मार्फत कुओं से पानी निकाला जाता था। जैसे जैसे कुओं के भूमिगत जल का स्तर नीचे खिसकता जाता था, वैसे वैसे उसकी यानी कुएं की गहराई और भी बढ़ाई जाती थी। कुओं की गहराई बढ़ाने पर उसके अंदर जहरीली गैसें भी भरने लगीं। इससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि में इन कुओं के मालिकों के मरने की खबरें आम हो गईं। जाहिर है इसका विकल्प खोजने की कोशिश हुई। सबमर्सिबल नलकूपों के वजूद में आने के पीछे यही वजह है। इस पद्धति में धरती के अंदर एक पाइप गहराई तक धंसाई जाती है और उसी के अंदर मशीन डाल दी जाती है। इसके लिए किसी कुएं की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे कुएं अनुपयोगी होने लगे। जल संचय के अन्य स्रोतों की भी यही स्थिति हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जल संचय के पारंपरिक सभी साधनों की भारी उपेक्षा की जाने लगी। शहरों में नगर पालिकाओं के द्वारा घर घर जल पहुंचाने के लिए पाइपों का इस्तेमाल होने से भी कुओं, बावलियों आदि की घोर उपेक्षा होने लगी। इस उपेक्षा के कारण ये सभी जल स्रोत नष्ट होने लगे। लोग इनमें कूड़ा करकट भरने लगे। शहर का गंदा पानी इसमें इकट्ठा होने लगा। अब ये मनुष्य के किसी काम के नहीं रहे। लोगों को इस बात का भी ज्ञान नहीं रहा कि ये जल स्रोत न सिर्फ पीने, नहाने, सिंचाई आदि करने के साधन थे, बल्कि ये धरती के अंदर भूजल स्तर को बनाए रखने के भी साधन थे। अब जब पूरी दुनिया जल की उपलब्धता के संकट से जूझ रही है, तब हमारा ध्यान इन प्राकृतिक संसाधनों पर पुनर्विचार करने की ओर गया है। दिल्ली में भी इन संसाधनों के संरक्षण की पहल की जा रही है। इसके लिए इन संसाधनों के उद्धार की योजनाएं बन रही हैं और उन पर अमल की भी कोशिश शुरू हो गई है। यद्यपि यह काम आसान नहीं है, उसमें अनेक मुश्किलें हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि इन जल संचय के साधनों में पानी कहाँ से आएगा। पहले आसपास खाली जमीन हुआ करती थी। बरसात का पानी बहकर आहार, पोखर, तालाब में इकट्ठा हुआ करता था। अब इन जल स्रोतों के आसपास कंकड़ पत्थर के भवन ही भवन हैं। अगर एक सड़क का पानी इनमें इकट्ठा किया जाए तो हर दृष्टि से न केवल दूषित होगा, बल्कि इन जल स्रोतों में जल्द ही गाद भर जाएगी। हाँ, भवनों के ऊपर वर्षा जल का संचय करके इन जल स्रोतों में पानी भरा जा सकता है, जो काफ़ी हद तक निर्मल हो सकता है। इस प्रसंग में बावड़ियों को भी याद करना जरूरी होगा। बावड़ियाँ क्या हैं? ये भी तो पारंपरिक जल संचय की स्रोत हैं। बावड़ियों को बावली, बाव इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। बावड़ियाँ भी कुआं ही हैं, जिनके अंदर पानी की सतह तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। बावड़ियाँ गोलाकार, चौकोर या लंबोदरी किसी भी आकार की हो सकती हैं, जो कई मंजिल गहराई में होती हैं। इनके अंदर हर मंजिल पर कोई न कोई भवन जैसी संरचना हुआ करती थी। चूँकि बावड़ियों के निर्माण में काफ़ी धन खर्चने की आवश्यकता होती थी, इसलिए इसका निर्माण कोई न कोई राजा महाराजा ही करवाता था। बावड़ियों की बनावट उसके निर्माणकर्ता के मनोमस्तिष्क की प्रतिबिंब हुआ करती थी। कि दिल्ली में भी कई बावड़ियाँ थीं। उन्हीं में से एक है उग्रसेन की बावड़ी। यह बावड़ी दिल्ली के कनॉट प्लेस के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ जाने के लिए कस्तूरबा गांधी मार्ग से होकर हेली रोड में प्रवेश कर हेली लेन में जाना पड़ता है। हेली लेन स्थित यह बावड़ी आज भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक है और यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बनी हुई है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इसे देख सकता है। इस बावड़ी परिसर में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह बावड़ी दर्शकों के लिए हर दिन खुली रहती है। इसे देखने वालों की यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है।